मैंने जो पहले गलतियाँ की थी बाद में मुझे यही रियलाइज़ हुआ, तो मैंने अपने मटेरियल को कॉन्साइज़ किया, उसको कैप्सूल फॉर्म में किया, ताकि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी 4 घंटे में वो पूरा एक पेपर रिवाइज़ कर सकूँ। आप इसमें जो दहेज लिया जाता है उसके क्या सर ऐसे ही कर लेंगे कि मतलब जो मिलती है रकम उसे लेंगे दहेज? नहीं, दहेज तो मेरे हिसाब से और मेरी फैमिली के हिसाब से कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में ईमानदारी से काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और कोशिश करेंगे खुद भी ना करें। ये आती है कि वो दुनिया उन लोगों से चलती है कि जो स्टेज पे आते हैं और शो में भाग लेते हैं। अगर यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप उन बहुत से लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं जो समाज में कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और डेली हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी की सीरीज में आज हमारे गेस्ट हैं कृष्णकांत त्रिपाठी सर, और उनका यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी के रैंक पर और 7th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, वो सारी चीज़ें एक एक करके सब हम कवर करेंगे। तो सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक बार फिर से आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, इसके बारे में बताइए। जी मैं गोरखपुर से हूँ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गोरखपुर से ही क्लास 12th तक हुई थी, वहाँ जीएनएस में पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने बीटेक किया जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से। इतनी बड़ी जर्नी रही सर, आप 2014 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार जानेंगे सर कि अगर जो आपसे क्या मिस्टेक रही सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी कमियां ही कहा जा सकता है, और इतने बड़े धैर्य आप बनाए रखे कि नहीं कभी न कभी होगा, तो थोड़ा सा बताइए जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए सर। जी कमियां तो बहुत रही। अब आप हिंड साइड में देखोगे तो हर बहुत सारी कमियां दिखती हैं, हालांकि उस समय नहीं समझ में आता था। अगर आता तो उसको उसी समय दूर कर लिया जाता। तो सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि ऑप्शनल लेते समय सीरियसनेस नहीं देखना। चूँकि मैं इंजीनियरिंग सर्विस कर रहा था, उसमें भी इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंच रहा था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि चलो मैकेनिकल अच्छा तैयार है और यूपीएससी कर सकते हैं। बाद में दोनों जीएस और जो प्री और मेंस के बीच का पीरियड है, उसमें ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करने में थोड़ी मुझे दिक्कतें आने लगी, क्योंकि ऑप्शनल हमारी प्रैक्टिस वाले, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ नहीं लगा पाएंगे उतने टाइम में। और वही हाल जीएस का भी है कि आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। सबसे बड़ी कमी ये हो गई थी मुझसे। दूसरी कमी यही मैं बोला कि मैं एक थोड़ा, मुझे लगता था कि 2014 से 18 तक एक लूप में फंस गया था कि प्री दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिर कोई एक एग्ज़ाम का मेंस दे रहा हूँ। ऐसे करके पूरा साल निकल जाता था, और मैं कभी रुक के ऐसे ठहर के कि मेरी एक्चुअल गलतियाँ क्या नहीं सोच पाया। अब मैं सोचता हूँ तो हाँ, उस समय मेरी कुछ गलतियाँ थीं। तो सर उसमें सबसे बड़ी गलतियाँ तो यही थी, आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना। सर थोड़ा सा बात करेंगे यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा? मेरा यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था जो यूपीएससी में था, और मीडियम इंग्लिश था। सर यूपीएससी के भी आप एग्ज़ाम देते थे साथ साथ, या फिर नहीं, यूपीएससी मैंने शुरुआत तो यूपीएससी से ही की थी। उसमें कहाँ तक पहुँचे थे? उसमें मैं फॉरेस्ट सर्विस के, मतलब मैंने सारे अटैम्प्ट में प्री क्लियर किया हूँ। मतलब 6 अटैम्प्ट होते हैं। 2022 तक मैंने 6 अटैम्प्ट में जब भी दिया प्री क्वालिफाई किया हूँ। 3 बार फॉरेस्ट का रिटर्न भी दिया हूँ, क्योंकि प्री में कई बार अच्छे नंबर भी आए। 2014 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस समय एज हमको लगता है 30+ ही होगी सर। जी बिल्कुल, मेरी एज इस समय 33 है। तो सर ऐसा कोई आपको तैयारी इस समय भी अभी चल रही है, तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े परिवार द्वारा, रिलेशन द्वारा? जी देखिए, आप पहले जब बिल्कुल हाँ, आप जब पहले तैयारी करने जाते हैं और आप अगर थोड़ा भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो आपकी समाज में बहुत वाहवाही होती है, और आपको लोग एज ए मतलब फ्यूचर आईएएस या आईपीएस या पीसीएस वीपीएस जो भी देखने लगते हैं। लेकिन फिर हर आदमी के लाइफ में एक डल पीरियड आता है जब आपको लोग नहीं पूछ रहे होते हैं, लेकिन उस समय आपका दायित्व होता है कि आप साइलेंट स्ट्रगलिंग करिए। तो मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि आप एक साइलेंट स्ट्रगलर बनिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस आपके अकॉर्डिंग आपके टाइम पे मिले, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे और पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, तो निकल जाता है। तैयारी आपने कैसे स्टार्ट किया था, और मतलब पहला कदम आप कहाँ से रखे थे इंजीनियरिंग करने के बाद? इंजीनियरिंग करने के बाद तो मैं बताया कि मैं सीधा दिल्ली आ गया था, और मेरे कुछ फ्रेंड और कज़िन रहते थे। मैं 2013 में अक्टूबर या नवंबर बैच था कोचिंग का वाजीराम का। मैंने वहाँ बस
घुस गया था एडमिशन लेके। अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी 1 महीने टाइम है, आज 13 अप्रैल हो गया। तो अंतिम इस 30 दिन में कैसे क्या स्टडी होनी चाहिए? अंतिम में तो देखिए, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, आपके नोट्स हैं, तो आप उन पे रिलाई करिए। कुछ टॉपिक्स जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे फोकस करिए। और आप अगर अभी तक करंट अफेयर्स का नोट्स खुद से बना रहे हैं या पहले से कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो आप, मेरा बस ये बोलना है कि अंतिम समय पे आप भटकिए मत। जो आपने पढ़ रखा है या आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो प्लान किया है, अपने जो भी आपके जहाँ से आपने गाइडेंस लिया है उनसे पूछ के बिल्कुल उस पर रिलाई करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। सर, आप प्रीलिम्स के लिए जो क्या मतलब रिसोर्सेज फॉलो किए थे, जो जी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस के लिए? जी हिस्ट्री के लिए तो देखिए, मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता था। हालांकि मुझे पता है कि हिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा ये रहता था कि जो मीडियम टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हो जाएं। मॉडर्न अच्छी थी, मॉडर्न में बिपिन चंद्रा ही पढ़ता था। पॉलिटी में, चूँकि मैं यूपीएससी में पॉलिटी काफ़ी पढ़ा रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गेम डिफरेंट रहता है, तो आप फैक्चुअल और आर्टिकल नंबर्स ये सब भी थोड़ा ध्यान में रख के जाए। इसी प्रकार करंट अफेयर में लास्ट मोमेंट पे बाकी जो साल भर खुद पढ़ा या नोट्स बनाया वो उससे अलग एक बार घटना चक्र आप 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लें। मतलब मुझे जो लगता है मैंने किया था। और बाकी आप साइंस में चूँकि फिक्स्ड जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका फेवरेट एरियाज़ है, तो उसको भी लाइट नहीं ला लें। कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ लें। सर, जो करंट अफेयर्स के हैं उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था और क्या चीज़ें मतलब पढ़ा था? करंट अफेयर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं इतना उसको अपडेट नहीं कर पाता हूँ, तो बस न्यूज़पेपर पढ़ लेता था क्या चल रहा है। कुछ बहुत फैक्चुअल चीज़ हुआ तो उनको लिख लेता था। बाकी मैं कंपाइलेशन मेंस के लिए मैंने विजन आईएएस का कंपाइलेशन और मंथली पढ़ लेता था, और इसी तरह प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र और जो मैगजीन्स आती हैं उनके। सर, प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ें पढ़ा था? जो जीएस के 1 पेपर होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। जी देखिए, जीएस 1 और 4 तो स्टैटिक है ज़्यादातर, तो पूरी तैयारी के दौरान उसके मेरे अपने नोट्स बन गए थे जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स से थे। फिर बाद में मैं, हाँ, हालांकि 2021 और 22 के बीच में मैंने पूरे नोट्स को एक बार बैठ के रिफ़ाइन किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं हो पाता है। और पेपर 2 और 3 जो प्योरली करंट अफेयर्स हैं उनके लिए मैं विज़न और कुछ 1-2 मैगज़ीन आप जहाँ से भी ले सकते हैं उनका एक नोट्स बना लें। महत्वपूर्ण ये है कि आप उतना ही पढ़ें जो एग्ज़ाम में याद रख सकते हैं, जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल और ये इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जो पहले गलतियाँ की थी, बाद में मुझे यही रियलाइज़ हुआ, तो मैंने अपने मटेरियल को कंसाइज़ किया, उसको कैप्सूल फॉर्म में किया, ताकि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी 4 घंटे में वो पूरा एक पेपर रिवाइज़ कर सकूँ। सर, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिससे जो पेपर होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? आप बनाते थे सर? नहीं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स जो आप एग्ज़ाम के पहले 10-15 दिन या इवन मैं बोलूँ 2 पेपर के बीच में मेंस में जो गैप होता है 1.5 घंटे का, उसमें भी पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। यदि 10 में से आप 4 क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट्स में से आ गए, तो 4 क्वेश्चंस आप बहुत कम टाइम में उसको कवर कर लेंगे। 16 क्वेश्चंस के लिए आपको सोचने और समय का मौका मिल जाएगा। सर, उसके बाद इंटरव्यू के प्रिपरेशन में जैसे क्या चीज़ें आपसे पूछा गया और कैसे मतलब अपने आप को प्रिपेयर करें? जनरली पहली बार बहुत डर लगता है, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा? जी, इंटरव्यू के दौरान मुझे तो इस बार समय नहीं मिला 2022 में, चूँकि 12 या 13 फरवरी को आया था रिज़ल्ट, और 20 फरवरी पहले ही दिन मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया था, और तो इसलिए समय नहीं मिला। मैं कोई मॉक वगैरह नहीं दे पाया। हमारे शहर में कोई मॉक कंडक्ट भी नहीं उस समय हो रहा था। तो मैंने जो पिछले अपने इंटरव्यू के अनुभव थे और जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उनको पढ़ा, और अपना ऑप्शनल थोड़ा पढ़ा। फिर इंटरव्यू के दौरान जो मेरे बोर्ड के मेंबर चेयरमैन थे, रामजी मौर्य सर के बोर्ड में पढ़ गया था, उनके साथ मेरा पहले भी अनुभव रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं दिए थे। तो मैं थोड़ा जाने से पहले ही जब बाहर आप देखते हैं कि चेयरमैन सर का नाम, तो मैं थोड़ा नर्वस तो हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को काम कंपोज करके गया। हालांकि अंदर माहौल और चेयरमैन सर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत काम किया। बट उसके बाद मतलब मुझे भी अभी देखना है कि मार्क्स कितने मिले हैं मुझे इंटरव्यू। सर, प्रीलिम्स के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था? और टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था।
मैं मार्केट से मतलब यह आपके चैनल और ये टेलीग्राम पे जो फ्री के मिल जाते थे उनको कुछ लगा लेता था। और सर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के लिए आपने कोई ज्वाइन किए थे? जी हाँ, मेंस के लिए मैंने ऑफलाइन हर बार ऑनलाइन करता था, जिसमें मुझे लगता था कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो इतने फ़ायदे नहीं होते हैं। तो इस बार मैंने ऑफलाइन अपने शहर में ही गोरखपुर में धेय का ब्रांच खुला था, वहाँ से किया था टेस्ट सीरीज़। जी सर, जो इन्वायरमेंट के पोर्शन होते हैं मेंस में, उसके आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था, कैसे पढ़ा? जी, इन्वायरमेंट चूँकि मैं बताया कि मैं यूपीएससी में प्रीलिम्स हमेशा निकाला, फॉरेस्ट सर्विस भी दिया, तो मुझे एक एडवांटेज था कि मेरा इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग था और उस माहौल में। लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट से दिक्कत है तो शंकर आईएएस, जो कि मैं अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ता था, आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो बायो के पीछे लास्ट यूनिट होती है एनवायरनमेंट का, आप वो पढ़ सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर तो इन्वायरमेंट में है ही। सर इसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने प्योरली बस एनसीईआरटी पढ़ा था, जो अपनी आती है, उसका नोट्स बना लिया था। एनसीईआरटी सर जो 11 से 12 या फिर 6 to 12? नहीं, 6 to 12 पढ़ा था, लेकिन नोट्स बनाने के लिए मैं 11-12 का। 6 to 12 में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो प्रीलिम्स में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन 11-12 में बाकी सारी ही चीज़ें मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे रहते हैं। और सर जो GS4 होता है एथिक्स का, तो इसके लिए आपने क्या मतलब चीज़ें पढ़ा था? जी, GS4 का तो मैं एक सोर्स नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो हमारे टाइम पे जस्ट एक किताब आई थी शायद TMH की, वो पढ़ा था, फिर लेक्सिकन पढ़ा, तो 3-4 और जगह से कुछ कोचिंग के मटेरियल जैसे लुकमान और फोरम के मटेरियल भी उठाए। बाद में इन सबका कंपाइल करके मैंने खुद अपना नोट्स बनाया था और फिर उसी को पढ़ता था। प्लस उसमें टाइम के साथ कोट्स और भी चीज़ें और डायमेंशन ऐड करता रहता था। सर आप 2014 से लगातार एक और से मतलब प्रेफर कर रहे हैं और फाइनली सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। एक बार प्लान जो है कि अपने मन में डाउट भी रहता है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लान भी कुछ सोचा था सर? जी, ये मैं तो बोलता हूँ कि ये चीज़ मैंने गलती की थी। प्लान भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, हालांकि ये था कि बिजनेस बैकग्राउंड से फैमिली थी, तो ये लगा नहीं कुछ होगा तो पापा के साथ बिजनेस ही करेंगे। तो हालांकि वो मतलब अच्छी सोच नहीं है, तो प्लान बी नहीं था। लेकिन आप मतलब मैं व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि प्लान बी ज़रूर सोच के चलना चाहिए। वो आपके टेंशन और आपके जो टेम्परामेंट को है वो ईज़ करता है, जिससे आप और अच्छी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बाद में प्लान बी तो मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर ही कर रहा था। टीचिंग की भी बात मैंने 1-2 जगह की, हालांकि मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं बन सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरफ ही एक्सप्लोर कर रहा था। सर आपकी एज करीब लगभग 30+ हो गई, 32, तो सर इसके लिए आप अभी शादी भी नहीं होगी? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। तो अब सर आपका समय आ ही गया करने के लिए? जी सर, बिल्कुल। समय का प्रेशर तो 2 साल से घर पे बहुत प्रेशर था, वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, मैं बता नहीं सकता। आप एक जो है कि भविष्य के शानदार अफसर बन चुके हैं, DSP, तो इसके लिए सर थोड़ा सा समाज में हमारे ज़्यादा करप्शन है, और तो इससे एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप इसमें जो दहेज लिया जाता है उसके क्या सर ऐसे ही कर लेंगे कि मतलब जो मिलती है रकम उसे लेंगे दहेज? नहीं, दहेज तो मेरे हिसाब से और मेरी फैमिली के हिसाब से कोई कंसिडरेशन नहीं है कि दहेज, मतलब वही है कि फैमिली और लड़की और अपना होना चाहिए। दहेज मतलब मेरे हिसाब से दहेज लेने की ज़रूरत तो है भी नहीं, तो और लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल कैमरा बोल रहे हैं आप नहीं लेंगे सर? जी बिल्कुल नहीं लेंगे दहेज। तो सर एक क्वेश्चन और है कि आप जैसे ईमानदार इस समय अधिकारी ही जाकर ऊँचे प्रशासन में जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, करप्शन हो रहा है, तो इस समय भी बताइए कि क्या आप जाकर प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में ईमानदारी से काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और कोशिश करेंगे खुद भी ना करें, अपने जो अंडर हैं, कलीग हैं, उनको भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जॉब में आपको सब कुछ मिलता है जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि फिर ग्रीड की तो कोई लिमिट है नहीं, लालच की। आप कहाँ रुकेंगे आपको खुद नहीं पता है। हम अपनी तरफ से सर जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको तो बस यही है कि आप थोड़ा रुक जाएं। अगर आप अभी भी रेस में हैं, 1 महीने 2 महीने, मतलब अभी तो प्रीलिम्स है, वो तो अलग बात है, मतलब कहने का मतलब कि आप थोड़ा अपने आप को काम करके रोक के एक बार देखिए गलती कहाँ हो रही है। आप उसके हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर की, अपने गाइडेंस की, या कोई भी हो आप, क्योंकि कहीं नहीं कहीं इस एग्ज़ाम में कुछ बेसिक गलतियाँ हैं जो होती हैं, जिसको जो सक्सेस से रोकती हैं, पहली चीज़ है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका मेरा यही बोलना है कि वो प्रॉपर गाइडेंस
प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजी के साथ चलें, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये आती है कि वो दुनिया उन लोगों से चलती है कि जो स्टेज पे आते हैं और शो में भाग लेते हैं। अगर यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप उन बहुत से लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं जो समाज में कुछ नहीं कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। तो कभी भी आप अपने आप को डिमोटिवेटेड मत फील करिए, या आप ये मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट को अपना सजेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें सर ने प्रीलिम्स से लेकर आंसर राइटिंग और साथ साथ इंटरव्यू को भी आप एक एक करके सब छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में आपको मैसेज दिए, और साथ ही साथ की जर्नी बहुत ही संघर्ष स्ट्रगल मई रही। और सर 2014, जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 से लगातार इन्होंने मेहनत की, कभी हार नहीं माना। तो एक हमसे सीखने की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और आने वाले, देखिए, अगर कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन हो जाएगा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित है कि नहीं होगा। क्यों सर? कोशिश, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर निश्चित ये भी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे, जीवन तो कट जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन का नाम ही संघर्ष है, करते रहिए। सफलता कब मिलेगी वो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, मिलनी चाहिए अगर आप मन से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया है। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट्स में जो आपको क्वेश्चन पूछना है उससे हम कमेंट्स करें, जो आने वाले अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।